2014 में लड़ाई लड़ते थे उससे कई गुना ज्यादा मेहनत और लगन से आज लड़ रहे हैं। पहले तो हम एक जिला में हमने लड़ाई चालू किया, बिहार में दरभंगा जिला में लड़ाई लड़ते लड़ते पूरे प्रदेश में बिहार में लड़ाई लड़ने लगा और आज हम उत्तर प्रदेश में के निषाद भाई के सहयोग लेकर उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने लगे और मार्च के बाद हम झारखंड में लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई लड़ाई ये आदमी के घर की बात नहीं है। आप सबको पता है कि हमारे पूर्वज आजादी के 75 साल बीत गया, हमारे लोग चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, पूरे भारत में कहीं ना कहीं हम अपने समाज को हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहा। कहीं पे कुछ, कहीं पे सफलता प्राप्त हुआ, कहीं पे नहीं भी हुआ, लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि इस भारतवर्ष में आपको सफलता प्राप्त नहीं हुआ। जब इतने लोगों ने इतने कुर्बानी देने के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी अकेले दिला देगा? नहीं होगा। जब तक आप सभी का ताकत एक साथ में पूरे भारत का ताकत नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली वाला सरकार कभी नहीं झुकने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई तो आपकी दिल्ली सरकार से है, ये देश के शहंशाह से है कि आपका हक अधिकार कब्जा करके रखा है और आपको दे नहीं रहा है। तो इस देश के शहंशाह से एक व्यक्ति की बस की बात है कि लड़ाई लड़के जीत लेगा? तो हम सबको लड़ाई लड़ना है। 2014 में भी बिहार में निषाद की लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। हमारे पास ताकत कम पड़ रहा है, लोग कम पड़ रहा है, इसलिए जरूरी पड़ा कि उत्तर प्रदेश के भी साथी को, निषाद भाई को साथ ले। आज हमने बिहार में पहले तो मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ा। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में आर्थिक तंगी के कारण मैंने गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर गया, गरीबी से लड़ा, अपने आप को अपने पैर पे मैंने खड़ा किया। एक समय था कि 900 रुपये महीने पे नौकरी मैं करता था और वो नौकरी कर गरीबी से लड़कर एक बेहतर मुकाम को मैंने पाया। फिर बिहार में आया, हम अपने लोगों के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना चालू किया। बिहार में हमने परिवर्तन लाया। निश्चित तौर पे हमारे आरक्षण का काम नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा सारे पॉलिटिकल तरीके से जो शक्ति मिलना चाहिए, इससे ज्यादा शक्ति और कुछ नहीं हो सकता, बिहार में हमने दिला दिया। आजादी के 75 साल के बाद हमने वो कर दिए थे जो कभी किसी ने नहीं कर दिखाया। आज जो बिहार में 2020 में सरकार बना, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो निषाद के बेटा ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा एक ही हो सकता है, अभी हम दूसरे को बनाए, कल हमें बनना है, तो निश्चित तौर पर 2025 में बनेंगे। अभी कैबिनेट में बैठे हैं और एक बार कैबिनेट का मुखिया बनेंगे। आज दूसरे को बनाए हैं, कल खुद बनना है। आज पूरे प्रदेश में एक निषाद समाज का एक ताकत है, सर उठा के जी रहा है। सरकार में जितना चाहिए उतना बेहतर हम काम कर रहे हैं। तो वो बिहार में मैं बीजेपी का या जेडीयू का या किसी अन्य पार्टी का विधायक नहीं हूँ, ना ही मंत्री हूँ। हम स्वयं अपनी पार्टी का, स्वयं पार्टी के प्रमुख होने के नाते आज सरकार का मैं मंत्री हूँ। आज बिहार में जब एनडीए का जब टेबल लगता है और सारे विधायक आपके जैसे बैठे रहते हैं, जहां आप बैठे हैं वहां पे बिहार के बड़े से बड़े विधायक और एमएलसी से लेकर सारे लोग बैठे रहते हैं, मंत्री बैठते हैं। लेकिन जब ये ऊपर वाला रो होता है, कुर्सी जब लगता है, उसमें 4 आदमी का बैठने का मौका मिलता है, उसमें से एक मल्लाह का बेटा बैठता है। हो या 10 बार चुनाव जीता हो, वो भी सामने बैठता है और उसके अपोजिट में जब लीडर का जगह होता है वहां पे मल्लाह का बेटा बैठता है। तो ये हमने ताकत बनाया है। जब इतना ताकत है तो सिर्फ मेरे एक विभाग का ही सिर्फ मैं काम नहीं करता। बिहार में जितने भी विभाग है, हर एक विभाग में हमारा पावर है। बिहार में ऐसे कोई मंत्री नहीं है कि जिसको हम कोई काम कह दे और वो बोले कि नहीं करेंगे।
अगर उनको करने का भी इच्छा नहीं होगा तो सर हम करते मुकेश भाई, और शायद ना करें। बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन किसी का हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि सीधा बोल देगा कि ये काम नहीं करेंगे। बिहार प्रदेश में शासन प्रशासन, चाहे डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर, डीजीपी हो, जिसको भी फोन करेंगे वो सर करके ही बात करते हैं। उनको पता है कि ये सरकार का हिस्सा है सनत मल्ला। इतनी उपलब्धि तो हमने लाया जो 75 साल से लोगों ने लगा रहा लेकिन नहीं ला पाया, और मैंने बहुत कम समय में लाया। 2014 में मैं बिहार आया, 2012 में मुझे राजनीति में ये नहीं पता था कि राज्यसभा होता है, कोई एमएलसी होता है, अब विधायक सांसद होता है वो पता है। हमें ये भी पता था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, अति पिछड़ा हूँ। मुझे यही सिर्फ पता था कि मैं मल्ला हूँ, निषाद हूँ, सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता था। और 14 से मैंने आप लोगों के बीच में, समाज के लोगों के बीच में बैठा, एक एक चीज उनसे समझा, और फिर उसमें और मैंने मंथन किया कि हमारे लोगों ने अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ा, किस जगह पे गलती किया जिसके कारण आगे नहीं बढ़ा, और वैसे कोई गलती हम नहीं करते हैं जिसके कारण हम पीछे चले गए। 2015-14 से लगा और 18 में मैंने एहसास हो गया कि जितने भी भारत में पॉलिटिकल पार्टी है उसके पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा, अपना ताकत अपने हाथ में रखना पड़ेगा। 2018 में मैंने 7 दिन तक अनशन में बैठा कि ये सरकार ये काम करे। अब मुझे उस वक्त एहसास हो गया कि नहीं, पावर आपके हाथ में चाहिए। दूसरे के हाथ में जो पावर है ना, वो आपके हाथ में भी आ सकता है। इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपके लोग आपके साथ होना चाहिए। पार्टी बनाया, 19 में लड़ाई लड़ा, यूपीए गठबंधन के साथ लड़ाई लड़ा। चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, चुनाव हार गए। फिर मैं निराश नहीं हुआ, हमारे पार्टी के कोई लोग निराश नहीं हुआ, और फिर हम मजबूती से लड़ाई लड़े। कोरोना काल में जितना हो सका उतना राज्य के लिए हमने लोगों के लिए सेवा किया, और फिर 2020 आते आते हम लोग इतनी लड़ाई लड़े कि सत्ता में हम लोग पहुंच गए। तो साथियों, जो हमारी लड़ाई है वो केंद्र सरकार को करना है, मोदी जी की सरकार को करना है, और हमारे गठबंधन से बिहार में है, और हमारे सहयोग से बिहार में नीतीश जी की सरकार है। अभी हमें लड़ाई लड़ना है कि दिल्ली के सरकार से। हमारी गठबंधन सिर्फ बिहार में है, उत्तर प्रदेश में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सबको पता है कि 4-5 साल तक नेता सो जाता है। चुनाव का समय जब आता है ना, तभी नेता जागता है, जनता के बारे में कुछ सोचता है। आपने देखा आपके पश्चिम में किसान आंदोलन चल रहा था, कोई सरकार सुन रहा था? नहीं सुन रहा था, सालों बिता दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव आया तो सरकार को, केंद्र सरकार को लगा ये समाज अगर नाराज हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में हमारा सरकार चला जाएगा, और फिर सरकार को बिल को वापस लेना पड़ा, वो किसान भाई के बीच में झुकना पड़ा। तो आज भी वही समय है कि हम लोग केंद्र सरकार को झुकाएं, अपनी बात को मनाएं। हमारी जो मांग है वो जायज है। ये भारत में संविधान एक है, देश एक है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आपके बगल में दिल्ली है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है। हमारे बिहार के बगल में बंगाल है, वहां निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा, झारखंड में नहीं मिल रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं वो लोग तो गलती किया ही किया, लेकिन हमारी खुद की भी गलती है कि हम अपने अधिकार को छीन नहीं पाए, और आज हमने बिहार में छीन लिया है अधिकार को। अगर बिहार से आरक्षण होना रहता तो निश्चित तौर पर भी आरक्षण करवा लेते, लेकिन आरक्षण दिल्ली से होना है, और दिल्ली से होना है तो दिल्ली में आपको पावर बनाना पड़ेगा। सिर्फ बिहार में हम 2 सांसद बना लेने से हमारे उत्तर दिल्ली में हमारी पावर नहीं बनेगा। इसलिए हम लोगों ने बिहार में लड़ाई लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे, झारखंड में लड़ेंगे, बंगाल में कुछ हिस्सा लड़ेंगे, उड़ीसा में कुछ हिस्सा लड़ेंगे, 150 लोकसभा सीट पे लड़ेंगे, ताकत बनाएंगे, डराएंगे। एक समय आएगा कि वो डरेगा, जैसे किसान से डरा तो निषाद से भी डरेगा। अगर निषाद अगर जिंदा है तो जरूर डरेगा, अगर निषाद अगर हम मुर्दा है तो हमसे कोई नहीं डरेगा। आज हमने तो बिहार में डरा दिया, अभी बारी है उत्तर प्रदेश में डराने का। जरूरी है झारखंड में जाना नहीं का,
और जिस रोज आप 3-4 राज्य में अपनी ताकत दिखा के डरा देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे भी हम डराने के लायक हो चुके हैं और बहुत मजबूती से डराने के लायक हो चुके हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी समाज का ही बेटा अपने लोभ लालच में फंस गया है। मुझे लगता है कि वो अपने लोभ लालच से उसको बाहर निकलना चाहिए, उसे बाहर निकल के समाज के लिए सोचना चाहिए। आज मुकेश सहनी हो या डॉक्टर संजय निषाद हो या मेरे निषाद के कोई बेटा हो जो बिहार में उत्तर प्रदेश में लीडर है, उस सबको अपना स्वार्थ को त्याग कर समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। आज मुझे जो इस जगह पे मुकाम पे पहुंचा हो, मेरे अपने हैसियत नहीं था पहुंचने का। मुझे ने बिहार के निषाद भाई ने अपना लीडर माना, तब मैं आज बिहार में मंत्री बना और देश में आज लड़ाई लड़ रहा। आज उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग अगर अपने आप को लीडर कहते हैं, नेता कहते हैं या गॉडफादर कहते हैं अपने आप को, तो ये निषाद समाज का देन है। और जिस रोज इनके लिए अगर सोच लेंगे तो इससे बड़ा गॉडफादर हो सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, एक एमएलसी में भी जा रहे हैं। अरे भैया देखिए, मैं मंत्री बना हूं, मेरी एनडीए के साथ सरकार है बिहार में, हमारे विधायक है, उसके बाद भी मैं बीजेपी से लड़ रहा हूं और आप कुछ भी नहीं लिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक टीम का एक एमएलसी एक बेटा को सांसद बनाने में लगे हुए हैं। भाई निषाद समाज का बेटा आपके लड़ाई में शहीद हो चुका है, उसका क्या मोह? तो खैर कुछ लोग होंगे, हर काल में जय चैन होते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन समाज को सोचना है कि हमारे साथ सच्चाई से ईमानदारी से तुम बढ़ रहा है। मैं तो कहता हूं कि जब तक आपको लगे कि सरनत मल्ला में ईमानदारी है, तब तक साथ दीजिए। जिसको लगे कि मैं अपने नीति से अपने विजन से भटक रहा हूं, उसको साथ मत दीजिए, मुझे मेरा विरोध कीजिए, तब जाके आने वाले 20 सालों में तो आपके समाज में चैतन्य पैदा नहीं होगा। समाज में कभी किसी ने कुछ किया नहीं और उसके मरने के बाद उसको आप माला पहनाते हैं मूर्ति पे जाके, तो फिर समाज में तो लोग ऐसे ही करते रहेंगे ना। अगर आपके समाज के लिए अच्छा करूंगा, फिर मरने के बाद आप मुझे माला पहनाइए, अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो मेरा भी माला नहीं पहनाइए। आज मैं देखता हूं बहुत तकलीफ होता है, समाज ने कभी कुछ नहीं किया, समाज को हमेशा लूटते रहा, घसीटते रहा और वो मरने के बाद वो महान हो गए। ऐसे लोगों को जब तक नहीं त्यागिएगा तब तक आपका समाज का कल्याण नहीं होगा। जो लोग आपके लिए विरोध गलत करेगा उसको सर उठाकर उसको विरोध कीजिए, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो, उसका विरोध कीजिए, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। जब अगर वो गलती करेगा और उसको हर गलती को माफ कीजिएगा तो हमेशा वो गलती करते रहेगा। अगर मैं आया उत्तर प्रदेश में गलती किया, चलिए ठीक है, समाज के नाते आप एक बार गलती माफ कर दीजिए, 2 बार कीजिए, बार बार अगर गलती करे तो उसको माफ मत कीजिए, चाहे वो मुकेश सहनी हो या राजा रामवीर जी हो या रमेश हो, और हमेशा अगर आप उसको माफ करते रहिएगा तो आपका आने वाला पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगा। आज बताइए ना, हम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, आपके इतिहास क्या था? आज बड़े बड़े मंच पे आप अपने इतिहास गिनाते हैं, आपका इतिहास क्या था और आज क्या है? आज प्रदेश में आपकी क्या हैसियत है वो आप सोचिए, कभी कल्पना कीजिए कि एक वीरांगना फूलन देवी जिसको आप आदर्श मानते हैं, उसके मूर्ति पर माला चढ़ाने के लिए नहीं दिया इस प्रदेश में। आपको कितना समझता है? फिर उसके पीछे कटोरा लेके घूम रहे हैं। क्या भूखे आप मर रहे हैं? क्या बीजेपी या मोदी जी आपको घर पे खाना पहुंचा रहा है? फिर क्यों उसके पीछे दौड़ना है? या अखिलेश जी हो या मायावती हो, एक बार तो अपनी ताकत दिखाइए। हर किसी का राजनेता का प्राण जो होता है ना, वो वोट होता है। वोट के समय वोट अगर साइड हो जाए तो नेता का वजूद खत्म हो जाए। और आप सबको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश 2022 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के निषाद के सभी उपजाति, बिन बेदा, दुनिया मला, कश्यप, लोधी, धीवर, सारे निषाद उपजाति अगर बीजेपी को वोट देना बंद कर दे तो उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार नहीं बनेगी।
75 साल में हर 5 साल में 2 बार वोट गिरता है, एक बार लोकसभा के लिए और एक बार विधानसभा के लिए। 75 साल में आपने 34 बार आपने वोट गिराया है। क्या परिणाम मिला है आपको? आज तक तो सही नहीं हुआ। तो एक बार आप आरएनडी कीजिए कि एक बार वैसे लोगों को, दुश्मन को वोट मत दीजिए। जो लोग आज समझ रहा है कि निषाद समाज का वोट हमारा जागीर है, कि निषाद के बेटा को एक एमएलसी बना देंगे, पूरे प्रदेश का वोट हमारा हो जाएगा। निषाद समाज को आरक्षण ना करे और पूरे प्रदेश का वोट हमारा हो जाएगा। ऐसे लोगों को 2022 में चुनाव हराइए, उसको वोट नहीं दीजिए। आपके पास एक विकल्प आ चुका है, वीआईपी पार्टी को वोट दीजिए। नहीं समझ में आता है तो वो देखिए कि दिल्ली की सरकार हारेगा कैसे, ये बीजेपी हारेगा कैसे, और आप अपने विधानसभा का रणनीति बनाइए। उसको हराने के लिए जो जीतने वाला लोग होगा उनको मदद करके उसको जिताइए। नहीं समझ में आया तो आप नोटा पे वोट गिरा दीजिए, लेकिन आप अपने दुश्मन को वोट मत दीजिए। जो आपका दुश्मन है, आज तो आपका दुश्मन मोदी जी है, क्योंकि दिल्ली में वो बैठे हैं। शायद 2024 में राहुल गांधी बैठेंगे, राहुल गांधी काम नहीं करेंगे तो वो मेरा दुश्मन। उसके बाद और कोई बैठे, जिस समय जो लोग दिल्ली में बैठेंगे और वो काम नहीं करेगा तो मान लीजिए वो आपका दुश्मन है। आरक्षण तो दिल्ली से होना, या दिल्ली वाला कह दे खुल के कि ये निषाद समाज जाति उत्तर प्रदेश में आरक्षण जो मांग रहा वो जायज नहीं है, ये नाजायज है, इसकी मांग जो है वो सही नहीं है, तो हम कल से आरक्षण की मांग करना बंद कर देंगे। भैया इस देश में आज से 2 साल 3 साल पहले कल्पना भी करते थे कि अपर कास्ट को आरक्षण मिलेगा? आज मिल गया, 72 घंटे में मिल गया। क्यों मिल गया? वो भी 8 लाख कमाने वाले लोगों को गरीब माना जा रहा है। तो बताइए, जो 80,000 रुपया कमाने वाला निषाद है साल का, वो गरीब नजर नहीं आ रहा सरकार को? आज बताइए ना, जो निषाद 5,000 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, 20,000 रुपया महीना कमा रहा है, 20,000 के हिसाब से 2.5 लाख रुपया होगा। आज वो गरीब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 65,000 रुपया महीना कमाने वाला सामान्य वर्ग के लोग गरीब नजर आ रहा है। तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूं कि क्यों सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया। अच्छा बात है, गरीब लोग है उसको आरक्षण आप सम्मान दीजिए। ये देश का खजाना जो है या राज्य का खजाना पे गरीब का पहला अधिकार होना चाहिए। अगर 65,000 रुपया कमाने वाला अगर बाबू साहब को आरक्षण दे सकते हैं तो निषाद समाज का भी बेटा को 65,000 कमाने वाले को भी आरक्षण दीजिए। हम तो कहते हैं कि भारत में हर जाति धर्म को जो 65,000 रुपया 8 लाख के नीचे कमाने वाले हैं उसको आरक्षण बांट दीजिए 100%। नहीं चाहिए मुकेश सहनी को आरक्षण, नहीं चाहिए बीरू जी को आरक्षण, नहीं चाहिए राजा राम जी को आरक्षण। हमको क्या आवश्यकता है आरक्षण का? जब हम बेहतर कमा रहे हैं तो हम अपने बच्चे परिवार को चला लेंगे। जो गरीब है उनको दीजिए। जैसे आप अपर कास्ट को मान रहे हैं कि ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, ऐसे लोगों को आप मान रहे हैं कि गरीब है, तो उसी तरीके से निषाद को दे दीजिए। आज कितना कठिनाई से निषाद समाज अपने परिवार को चलाता है, मैंने नजदीक से देखा है। मैं आज भी घूमता हूँ, देखता हूँ, और मुझसे ज्यादा आप लोग देखते होंगे कि आपके बीच में हजारों समस्या है। हमारे पास तो बहुत सारा समस्या हम तक नहीं पहुंचता है। आप लोगों के जरिए समझ पाते हैं, आप थोड़ा भूखे मरते हैं, लेकिन आपका समाज गांव में आज भी भूखे मरता है। आपका समाज अगर इतने ठंडे में सुबह 3 बजे अगर जाकर मछली नहीं निकालेगा तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। ये आप सबको पता है। उसके बावजूद भी चुनाव के टाइम में आप लापरवाह हो जाते हैं, हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। हमारा जो फर्ज है उसको भूल जाते हैं, अपने बच्चे का भविष्य को दूसरे के हाथ में गिरवी रख देते हैं। इस बार सोच समझकर 2022 में एक मौका आया है। हम पूरे प्रदेश में आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ना ही कि मुझे विधायक मंत्री बनना है, ना ही सांसद बनना है। मैं ऑलरेडी बिहार में हूं, और कुछ भी बनना है तो हम लोग बिहार में बनेंगे।
और सीएम बनने का सपना है 2025 में बनेंगे, और 25 में भी सिर्फ बिहार के निशान के दम पे नहीं बनेंगे, आप लोग का सहयोग लेंगे। इसलिए 25 में सहयोग लेने के लिए हमें लगता है कि पहले हम आपको सहयोग करें। भाई आज हम आपके लिए कुछ करेंगे तब ना आप हमारे लिए खून पसीना बहा के बिहार में आइएगा, हर विधानसभा में आप 10-10 आदमी बैठ जाइएगा और वहां पे हमारे लिए काम कीजिएगा कि हमारे अपना बेटा 1 नंबर की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारे 2020 के भी चुनाव में उत्तर प्रदेश हमारे बहुत सारे साथी बिहार आए थे, हरिओम हमारे राम महाराज जी, हमारे झगड़ू जी, हमारे रमेश जी, बहुत सारे शो के आसपास में हमारे लोग आए थे और जितना हो सका उतना उन्होंने मेहनत किया। लेकिन हम चाहेंगे कि आने वाले समय में फिर आए। हम दो अभी जो आए हैं इससे पहले भी हम आ चुके हैं। 2016 में भी हमने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है, समाज का सर उठाने के लिए